जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। तो भाई आप सभी को पता है कि रोज़ाना रात को 8 बजे दोस्तों हमारी भारतीय संविधान एसएससी जीडी 2025 की आरडब्ल्यूए की न्यू बुक जीके जीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाता है, जिसमें दोस्तों हमारा भारतीय संविधान का एक टॉपिक चल रहा है, जिसकी दोस्तों हमारी काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं। और वो सारी क्लासें यदि आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उन सभी क्लासों की प्लेलिस्ट आपको दी गई है, तो जाके प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लासों को क्रम से आप लोग देख सकते हो। आज दोस्तों हम भारतीय संविधान में क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर क्वेश्चन नंबर 190 तक के क्वेश्चन हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं विथ व्याख्या सहित। और यदि हम दोस्तों इसके पहले की पिछली क्लास की बात करते हैं तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 140 तक हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया था। तो आज हम 141 से 41 क्वेश्चन नंबर 190 तक की श्रृंखला को दोस्तों आज आगे बढ़ाने वाले हैं। तो भाई सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो भाई सभी लोग आ जाएंगे भाई क्लास में, ताकि भाई क्लास में और भी लोग क्लास में जुड़ सके और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर सके भाई। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाओ और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई मैं आप लोगों के लिए हमेशा से दोस्तों कई सालों से दोस्तों आप लोगों के लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ और ऐसे करते रहूँगा। तो भाई आप लोगों के लिए भाई एक फ़र्ज़ बनता है कि ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करने की आप लोग कोशिश करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने सीधे सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो भाई आपके स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 141। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार को अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन भाई आप सभी लोगों ने, जब हम संविधान को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो स्टार्टिंग में ये इस बात को बताया गया है। तो भाई ये किसने कहा था कि संविधान की आत्मा, तो भाई ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और उम्मीद करते भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और पता भी होगा। तो क्या हो जाएगा भाई, संविधान की आत्मा किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे है और उनका पालन करके करें, इनके बारे में दोस्तों बात करती है। एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 के एग्ज़ाम का दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो कौन सी उपधारा है? तो ए बी सी डी, तो कौन सी होगी? तो आपको सर ये हो जाएगी उपधारा बी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। उपधारा बी में दोस्तों बताया गया है हमें क्या करना है, हमें अपने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है और इसी के साथ साथ हमें राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान करना है। तो ये सभी किस्में हैं उपधारा बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? दोस्तों इससे जो पिछली क्लासें हुई हैं इनमें हमने दोस्तों इन क्वेश्चनों की व्याख्या अच्छे तरीके से की थी। जैसे आप यहाँ पे लिखा है कि प्रश्न संख्या 134 की व्याख्या देखें, तो मैंने जब आपको प्रश्न नंबर 134 बताया था तो उसमें इस व्याख्या को करवाया भी था। तो यदि हम बात करें संवैधानिक संशोधन की, तो भाई ये आपके किस संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन था, जिसे संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसमें मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो भाई मैंने आपको कौन सी समिति बताई थी? तो आपको सर स्वर्ण सिंह समिति। इस क्वेश्चन पे जो चर्चा हुई थी वो कल की क्लास में हुई थी, तो वो थी दोस्तों आपकी स्वर्ण सिंह समिति में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद 6 मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकार इसमें बताए हैं 6, तो वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो आप कहोगे सर वो हो जाएगा 1978 का 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 1978 में 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों एक व्याख्या दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि मूल संविधान में दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? ये मैंने आपको कल भी बताया था कि मूल संविधान में जो आपके मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो कितनी थी? 7। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, तो इसे संपत्ति के मूल अधिकार को आर्टिकल 19(1)(f) व आर्टिकल 31 में इस सूची को हटाकर आर्टिकल 300 का में कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इससे क्या हुआ? तो जो 7 मौलिक अधिकार थे तो वो एक आपका कम हो गया। तो इसलिए वर्तमान में कुल आपके 6 मूल अधिकार हैं। यहाँ पे बात हो रही है भाई मूल अधिकार की, तो कितने हैं भाई? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान का भाग 4(a) किससे संबंधित है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको
भारतीय संविधान चैप्टर पढ़ाया था। तो भाग 4A में किसके बारे में दिया गया है? तो ये हमारे मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ये रिपीटेड भी क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों रिपीटेड है। तो ये आपके मूल कर्तव्य कहाँ पर है भाई? भाग 4A में वर्णित हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए? भाई जस्ट अभी मात्र 10 सेकंड हुआ होगा दोस्तों, अभी हमने क्वेश्चन बताया था कि मूल अधिकार कितने हैं वर्तमान में। तो पूछा जाए तो आपको कितने बताना? भाई 6 बताना है। कौन से बताने, कितने बताने? 6 मूल अधिकार हैं भाई। ये देखो पृष्ठ संख्या 145 दिया गया। अभी हमने 145 में दोस्तों इस पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आपसे बनेंगे भाई। तो आपको एक एक करके सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करके चलना है। आगे चलते हैं। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, इनके जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? तो आप कहोगे सर इनका जो कार्यकाल है ये होता है 6 वर्ष, या कह सकते हैं कि 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे दोस्तों एक व्याख्या दी गई कि भारतीय संविधान के भाग 14 में और आर्टिकल 315, भाग कौन सा? भाग 14 है और आर्टिकल कौन सा? 315 के तहत एक संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग, जिसको कहते हैं यूपीएससी आयोग, का प्रावधान किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष तथा सदस्यों की जो नियुक्ति होती है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? तो आप कहोगे सर इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा था आपका? सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश की रक्षा करने और आवाहन के लिए किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना, यह उल्लेख किसके तहत किया गया है? तो भाई ये हमारा एक क्या है? मूल कर्तव्यों में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बताना है कि देश की रक्षा करना या उसके आवाहन के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना, ये हमारा मूल कर्तव्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो सिद्धांत है ये निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ये इम्पोर्टेंट भी है आपके एसएससी जीडी 2 फरवरी 2023 में दोस्तों ये क्वेश्चन को पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया दक्षिण अफ्रीका है, यूनाइटेड किंगडम है, और 2 ऑप्शन आपके और दिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कनाडा। तो मैंने ये आपको कल भी बताया था। तो कहाँ से लिया गया? तो आप कहोगे सर ये लिया गया है यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के जो चुनाव की जो विधि है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भाई। तो ये आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट करेंगे अपनी कॉपी में सभी लोग कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भाई आप कहोगे सर ये है आपका जहाँ से राजनीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, यानी कि आयरलैंड से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो आयरलैंड के संविधान से जो राष्ट्रपति का जो दोस्तों चुनाव है ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि जिस पर अभी मैंने एक पॉइंट आपको बताया, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की एक व्यवस्था है, जो कि राज्यसभा में जो आपके साहित्य क्षेत्र हुआ, कला क्षेत्र और विज्ञान के साथ साथ समाज सेवा क्षेत्रों में प्रसिद्ध व्यक्तियों को मनोनयन ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित किया गया है। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये तो भाई बेहद आसान सा क्वेश्चन है, और आसान होने के साथ साथ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो कितनी है भाई? ये आप कहोगे सर 35 वर्ष। तो भाई जो भारत का एक राष्ट्रपति होता है उसको निर्वाचित होने के लिए उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और सभी लोगों को भाई उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया होगा। आगे दिया गया कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 58 है इसमें किसी भी व्यक्ति के भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हताओं का वर्णन है। सपोज एग्जाम में दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइएगा कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हता का वर्णन किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के लिए भाई बिल्कुल रेडी है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में किसका वर्णन किया गया है भाई? तो आप कहोगे सर राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किस में वर्णन है? आर्टिकल 58 में। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल कौन कर सकता है? मतलब भारत में जो आपातकालीन जो लागू करता है ये किसके अंदर जो पावर है जो करता है लागू? तो आप कहोगे सर ये करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा केवल वही कर सकता है। जब केवल वर्ड लगेगा था ना,
जब केवल शब्द लग जाता है तो इसका मतलब कि उसके अलावा फिर कोई नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब करेगा तो केवल और केवल राष्ट्रपति ही करेगा। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर बी। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति दोस्तों 3 प्रकार के आपातकाल लागू करता है। आपातकाल दोस्तों की यदि हम बात करें तो आपातकाल दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। पहला होता है आपका राष्ट्रीय आपात, और दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है आपका वित्तीय आपात। तो देखिए राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात और आपका राष्ट्रपति शासन, ये तीनों आपको याद रखने ये किस आर्टिकल में आते हैं, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है। इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में नोट्स बना के जरूर लिख लेना। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 किससे संबंधित है, तो आपको राष्ट्रीय आपात से। अब 352 के ठीक थोड़ा आगे आएंगे तो 356, उसके बाद दूसरा आपात आता है राष्ट्रपति शासन। 356 के बाद थोड़ा सा और आगे आएंगे तो 360, तो वहाँ पे आता है वित्तीय आपात। आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने की, जिससे आप बेहद आसान तरीके से याद कर सकते हो। हालांकि ट्रिक तो नहीं है, लेकिन यह है कि आपको याद करने का एक तरीका समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, बस ये आपात याद कर लो, केवल आपात। आर्टिकल मैं याद करवा दूंगा। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, तीनों आपात याद हो गए। अब राष्ट्रपति का आपात जो है इसको याद रख लो कि इसका आर्टिकल 352 है। अब 352 में +4 करेंगे 356, और 356 के बाद +4 360, यानी कि 4-4 साल के अंतराल का आपात जो है आपका आर्टिकल में, आर्टिकल के अनुसार 4-4 साल का अंतराल में दिया गया, मतलब 4-4 का अंतराल दिया गया है। जो राष्ट्रीय आपात है वो आपके आर्टिकल में 4-4 का अंतराल है, क्योंकि 352 राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात के बाद राष्ट्रपति शासन, क्योंकि राष्ट्र है तो राष्ट्र से राष्ट्रपति शासन, ऐसे याद रखो। तो राष्ट्रीय आपात के बाद राष्ट्रपति शासन, तो 352 4 कितना हो जाएगा 56, और उसके बाद वित्तीय आपात तो 360। बस ऐसे याद रखोगे, 1 से 2 बार समझो आ जाएगा। अगला पॉइंट है कि देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के रूप में जाना जाता है। देखिएगा यदि हम किसी देश के, यदि मान लें अपने देश के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना चाहते हैं, तो भाई हम उस पर क्या कर सकते हैं, अभी महाभियोग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं भाई? महाभियोग के रूप में जाना जाता है। जब किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो इसका मतलब है कि उसे अपने पद से हटाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी महाभियोग इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भाई सभी को पता होगा, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आता है कि जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 161 है, ये आर्टिकल जो 161 है, ये किसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकती है। देखिएगा जब संविधान का अतिक्रमण होता है तो उस पर जो संसद होती है ये महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटा सकती है, अपने पद से राष्ट्रपति को हटा सकती है। लेकिन कब हटाती है? जब संविधान का राष्ट्रपति द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भाई ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट लगा लो आप लोग, इस क्वेश्चन को भी सभी साथी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। चलिएगा ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो हमेशा याद रखिएगा इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। हमेशा याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या करता है भाई? नियुक्ति करता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। अब ये मत सोचना कि एसएससी जीडी में पूछा गया तो एसएससी जीडी में आएगा। भाई आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भाई आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो कि सभी एग्जाम के लिए भाई बराबर है। आगे चलते हैं कि भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, और भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, और भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है जिसको सीएजी कैग बोलते हैं, इसकी नियुक्ति, इन सभी की नियुक्ति भाई राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भाई इस पॉइंट को भाई स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। भाई मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोल देता हूँ कि जो पॉइंट आपके एक मतलब एक जगह सारे पॉइंट इकट्ठे करके दे मिल जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लिखते कम हैं और क्वेश्चंस वहाँ से निकलते जो हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सबसे ज़्यादा। अब ये आपने देखा कि सर यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया, यदि आपने इतनी सी पॉइंट को एक जगह नोट कर लिया तो इस पॉइंट से भाई आपसे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो। पहला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखे कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये भारत का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे राज्यपाल हो, या भारत का महान्यायवादी हो, या चुनाव आयुक्त हो, या मुख्य चुनाव आयुक्त हो, या सीएजी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, इन सभी की जो नियुक्ति की जाती है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन उठा के पूछेगा एग्जामिनर कि बताएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहोगे सर भारत का राष्ट्रपति। पहला क्वेश्चन।
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहोगे सर राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो कि क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया था, तो भी क्या होगा? राष्ट्रपति। अब आपसे चुनाव आयुक्त पूछेगा तो भी आपको राष्ट्रपति बनाना है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कब की जाती, किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी आपको राष्ट्रपति बताना है। तो आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ से बात की भी राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है ये किसके पास निहित है भाई? इस क्वेश्चन को भाई आप लोग अपने एग्ज़ाम में भाई सभी को पता होगा, इम्पोर्टेंट है भाई एग्ज़ाम में आने के लिए। 100% है कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा भाई, किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर, कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? तो भाई राज्य की बात हो रही, तो भाई राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है राज्यपाल के पास निहित है। ऑप्शन नंबर बी। बेहद आसान क्वेश्चन है और लगभग अधिकतम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन भाई आराम से पता होगा। आगे चलते हैं। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अब देखिएगा, आप जानते हो कि जब मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तो भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो आप राज्यपाल बताएंगे। कौन बताएंगे? भी राज्यपाल, राष्ट्रपति मत कर देना, यही गलती हम लोग करते हैं एग्जाम में। तो याद रखिएगा वो कौन करता है, तो आप बताएंगे सर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत के संविधान का आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। और भाई राज्यपाल की एक सबसे खास बात भी मैंने आपको बता रखी है पिछली क्लास में, 1 से 2 दिन से हम हर बार आपको इस पॉइंट को बताते हैं कि यदि कोई एक व्यक्ति राज्यपाल है तो वो 1 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल होगा, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? यहाँ पे हो रही है संवैधानिक आपातकाल। जो संवैधानिक आपातकाल है राज्य में, ये लगाने की जो शक्ति है वो किसके पास नहीं है? तो आप कहोगे सर ये है उसका, उसी राज्य का, जहाँ पर जिस राज्य में आपका आपातकाल लगेगा तो उसी राज्य के राज्यपाल के पास इसकी शक्ति निहित है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी हो जाए कि जो राज्य का शासन ये संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, यानी कि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहाँ पर क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लगा देता है। जैसे आपका भाई जितने भी आपके यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, अधिकतम वहाँ पे क्या है भी राष्ट्रपति शासन है। जैसे आपका ये जम्मू कश्मीर हुआ, ये लेह लद्दाख, यहाँ पे क्या है आपका राष्ट्रपति शासन है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? आपका राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब जरूरी नहीं कि आपकी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश नहीं हो, चाहे वो आपका कोई सा भी राज्य हो, यदि वहाँ पर भाई संविधान के अनुसार वहाँ पर जो स्थिति है, वहाँ की स्थिति के यदि अनुकूल हो जाता है, तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति जो शासन है लगाना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल की निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति करने के लिए अधिकृत करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे सर आर्टिकल 239(2). कौन सा होगा? आर्टिकल 239(2) आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे एक व्याख्या दी गई है भाई, व्याख्या पढ़ेंगे। यही तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से तो बनते हैं एग्जाम में। कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 8 में आर्टिकल 239 से 241 में संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। तो याद रखिएगा जो संघ राज्य क्षेत्र, यहाँ से पॉइंट आपका स्टार्ट होता है कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित आर्टिकल कौन सा? तो आर्टिकल 239 से 241। आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्र उसके प्रशासन के बारे में, 240 में संघ राज्य क्षेत्र के विनिमय बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति है, और 241 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अब इसको याद कैसे रखेंगे भाई? अब इतना तो आप याद रख लोगे कि जो संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन का जो संविधान से वर्णित है वो 239 से 241 में है, लेकिन 239 में क्या है, 40 में क्या है, 41 में क्या, इसको याद रखेंगे। हालांकि संघ राज्य क्षेत्र तो तीनों में है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन 39 में होगा, राष्ट्रपति की शक्ति संघ राज्य क्षेत्र के लिए 240 और उच्च न्यायालय 241। बस ऐसे याद रखो तो याद हो जाएगा। आगे, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता है जब तक कि उसे किसकी सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है। यानी कि जब तक वो राष्ट्रपति से सहमति नहीं ले लेगा
तब तक वो कानून बनाने के क्षेत्र में कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन जाता है, तब तक उसकी राष्ट्रपति से सहमति नहीं ले लेता है। तो याद रखिएगा, तब तक आप कोई भी अधिनियम नहीं बना सकते हो। राष्ट्रपति धन विधेयक आर्टिकल 110 में संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अब ऐसा होता है ना कि भी जैसे मान लो कोई राष्ट्रपति धन विधेयक आर्टिकल 110 में कहा कि संसद में यदि कोई पुनर्विचार के लिए आता है तो भाई उसको लौटा नहीं सकता है, उसकी बात को मानना पड़ेगा। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यहाँ से एग्जामिनर ने पूछा कि जो राज्यपाल होता है राज्य का, उसके बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। याद रखिएगा, तो इसकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए भाई? 35 वर्ष होनी चाहिए। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 157 में किसी भी व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने के लिए उसकी अर्हताओं का वर्णन किया गया है, जैसे कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, है ना। तो ये सभी अर्हताओं का वर्णन किसमें? आर्टिकल 157 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? एसएससी ईडी 13 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है भाई। तो ये कौन सा है भाई? तो आप कहोगे सर ये यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद और केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं। भाई आप सभी जानते हो कि जो सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है। और ये किस मॉडल पर आधारित है, ये हमसे पूछा। ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है भाई आपके एग्जाम में आने के लिए, चाहे यह हालांकि आया तो 2023 में, लेकिन ये मत सोचना कि 2025 में नहीं आएगा भाई, आ सकता है, क्योंकि अपने आप में ये क्वेश्चन भाई बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। कि भारतीय संविधान की जो विशेषता, ये संघवाद और केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ हैं, ये किस मॉडल पर आधारित है? तो याद रखिएगा कि ये कनाडाई का मतलब है कि कनाडा से ली गई है, तो इसलिए कनाडाई मॉडल इसको नाम दिया गया है। तो ये कनाडाई यानी कि कनाडा के मॉडल पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, कनाडा। आगे चलें भाई, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी है? भाई अंग्रेजों द्वारा एक पारित अधिनियम है, तो वो कौन सा अधिनियम है जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई है? ऑप्शन है आपका आर्म्स एक्ट 1888, आर्म्स एक्ट 1850, 1878 या 1868। तो कौन सा होगा भाई? तो आपको भी सर वो हो जाएगा आर्म्स एक्ट 1878। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको हम कहते हैं शस्त्र और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878। ये जो आपका आर्म्स एक्ट है, इसको हम शस्त्र और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक खबर छापने वाले अखबारों को जब्त करने की अनुमति दी गई थी, ये आपके अंग्रेजी शासन के अनुसार। अगला क्वेश्चन भाई, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? ये क्वेश्चन भाई अच्छा क्वेश्चन है आपका, और 2023 का एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। तो ये अप्रैल 2021 तक जो राज्यों में विधान परिषद है, इसमें दोस्तों कितनी है भाई? 6। याद रखिएगा कितनी है भाई? 6 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे व्याख्या दी गई कि वर्तमान में आपके जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य हुआ एक, बिहार दूसरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और साथ ही साथ इसके आंध्र प्रदेश जैसे 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है। अब आपसे एग्जामिनर, देखो आपको पता है कि 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान था। अब यहाँ से आपको एग्जामिनर ऑप्शन में इन सभी 6 राज्यों में से आपको किसी भी 4 ऑप्शन में आपको राज्यों का नाम देगा और पूछेगा कि बताएगा कि निम्नलिखित में से किसमें विधान परिषद का प्रावधान किस राज्य में नहीं है। तो इसलिए आपको ये 6 राज्यों के नाम याद रखने हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, तो इसलिए आपको ये 6 राज्यों के नाम याद रखना बेहद ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। राज्य विधायिका के उच्च सदन को किस रूप से जाना जाता है? जो राज्य की विधायिका का जो उच्च सदन होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो भाई उसे कहते हैं विधान परिषद। किस नाम से जानते हैं? तो आप उसे बताएंगे सर इसे विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। राज्य विधायिका में जो विधान परिषद का जो उच्च सदन होता है, ये विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। भाई देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा है और राज्यसभा को उच्च सदन निम्न सदन बताया था ना मैंने आपको, तो उसी प्रकार से इसमें भी विधान परिषद और विधानसभा को भी बताया गया है कि हम विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं।
जैसे आपको लोकसभा राज्यसभा का याद रखा है, ठीक वैसे ही विधान परिषद और विधानसभा को भी आपको याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया है। कैसे भाई? तो आपको सर समाजवादी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि समाज में क्या होता है समाजवादी, ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। तो समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया है। समाजवादी विचारधारा में समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वो संपत्ति या संसाधनों से समानता से संबंधित हो या आपके प्रतिष्ठा व अवसर की समानता हो। तो इसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान जो होता है ये हमारे समाजवादी लोकतंत्र के सन्निकट होता है। तो यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है कैसा होता है? समाजवादी लोकतंत्र होता है। भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और उनकी कार्य प्रणालियों से संबंधित है? तो याद रखिएगा वो है दोस्तों भाग 5। कौन है दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा भाग 5, जो कि भाग 5 ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और उसकी कार्य प्रणाली से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भाई ये पूछा कि पंचायत की बात हो रही है तो किससे संबंधित है? तो आप कहोगे सर ये भाग 4 से संबंधित है। किससे संबंधित हो? तो आप कहोगे सर ये ये संविधान आपके ये दोस्तों भाग 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भाग 9 में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, 4 तो ऐसे लिखा जाता है, ये रोमन अंक में ये होता है 4, लेकिन ये किसका होता है भाई? ये होता है 9। ये रोमन अंक में इसको कहते हैं 10, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 11। और ये क्या होता है? 5, और ये 6, 7, 8। ये कौन सा होता है? ये 8 होता है भाई। रोमन अंक में आप लोगों को भाई कन्फ्यूज़न हो जाती है ना भाई, तो याद रखना ठीक है इस चीज़ को। तो ये किस में भी भाग 9 में दिया गया है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का भाई बेहद बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भाग 9 में वर्णित है। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आपके सामने कि 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और इसके तहत जो पंचायत को कार्य करने के लिए भाई मैंने आपको 3 से 4 बार बता चुका हूँ, टोटल 29 विषय सम्मिलित थे। कितने भाई? 29 विषय, इसको याद रख लो भाई। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि बताइएगा कि पंचायतों के कार्य करने के लिए भारतीय संविधान की सूची में कितने विषयों को व्यवस्थित किया गया है? तो आप कहोगे सर 29 विषय। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो भाई द्विसदनीय विधायिका जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है भाई? तो आप कहोगे सर ये कर्नाटक राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इनका जो ये कितने कार्यकाल है, कितने वर्ष के लिए होता है, या हम बोल सकते हैं कि कितने वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं? तो आप कहोगे सर ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? तो आप कहोगे सर ये 6 वर्ष के लिए यहाँ पे चुने जाते हैं। तो 6 वर्ष की इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद को हम विधानमंडल का उच्च सदन कहते हैं भाई, अभी हमने आपको बताया था। और विधान परिषद का जो सदस्य बनता है उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। और विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, वो 6 वर्ष के लिए होता है। ये तीनों पॉइंट अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है साथी, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसीलिए कहते हैं भाई जब आप क्वेश्चन जो भी हम चैप्टर आपको पढ़ाते हैं भारतीय संविधान को, तो हमारी इससे पहले हमारी जो RWA की बुक है वो बहुत सारी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे येलो बुक में मैंने आपको बताया है, येलो बुक में जो मैंने आपको भारतीय संविधान बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट दिया है भाई येलो बुक को। तो येलो बुक में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने थ्योरी क्लासेस को बिल्कुल एक एक लेटर, एक एक अक्षर को अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से समझाया भी है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो सामान्य अध्ययन की बुक है उसमें भी मैंने भारतीय संविधान में इस पॉइंट को ऑलरेडी करवा रखा है। लोकसभा को दोस्तों हम निम्न सदन कहते हैं भाई, अभी उसी पर हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो लोकसभा होता है ये निम्न सदन होता है और राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा जो होता है ये उच्च सदन होता है और लोकसभा आपका निम्न सदन होता है। तो याद रखिएगा, तो ये हम कह सकते हैं कि लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा के सदस्य जो सीधे जनता के द्वारा ये चुने जाते हैं, ये लोकसभा की बात हो रही है। लोकसभा में जो सदस्य है वो कैसे चुने जाते हैं? ये डायरेक्ट आपके जनता के द्वारा चुने जाते हैं और इसीलिए दोस्तों इसे हाउस ऑफ पीपुल्स कहा जाता है। हाउस ऑफ पीपुल्स का मतलब जानते हो? पीपुल्स मतलब लोग, हाउस में से घर, जनता का घर। तो जनता का घर ही तो है ये लोकसभा। क्यों? क्योंकि वे जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, तो इसे हम हाउस ऑफ पीपुल्स के नाम से भी जानते हैं। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए इसकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए भाई? आप लोग सिर्फ 25 वर्ष
होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो आप कहोगे सर इसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्वेश्चन नंबर 173, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न में से किस प्रणाली की शुरुआत की गई है? मतलब जो 101वां संविधान संशोधन है ये इसमें क्या क्या वर्णित है? तो भाई इसमें एक देश और एक कर, कर का मतलब है भाई टैक्स से संबंधित है कि एक देश और एक कर की प्रणाली की शुरुआत भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो 101वां जो संविधान संशोधन है ये कब लगा, तो भाई ये 1 जुलाई 2017 को। क्यों? एक देश एक कर का मतलब है ये जीएसटी से संबंधित है। इसी को कहते हैं भारत में वस्तु सेवा कर, जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी किस देश के संविधान से ली गई थी? जीएसटी कहाँ से ली गई? तो आप कहोगे सर ये फ्रांस से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो आप कहोगे सर ये फ्रांस से ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों कहाँ से? फ्रांस से ली गई है। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका असम। असम में सबसे पहला राज्य जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है। और ये 1 जुलाई 2017 को दोस्तों ये 101वां संविधान संशोधन। सबसे इंपॉर्टेंट है जीएसटी का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, गुड एंड सर्विसेज टैक्स होता है। क्या होता है भाई? गुड एंड सर्विसेज टैक्स। इस पॉइंट को याद रखें कि भाई ये जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। जीएसटी कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा आयोजित किया गया? तो 101वें संविधान संशोधन। इसका मुख्य थीम क्या थी? इसका मुख्य जो स्रोत है ये क्या है? तो एक देश एक कर। एक देश एक कर इसका मुख्य बिंदु है या मुख्य प्रणाली। इसी की शुरुआत पर इसको जीएसटी को लाया गया। याद हो गया भाई? सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? चलिएगा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भाई देखिएगा जीएसटी आपकी दो प्रकार की लगती है। एक तो दोस्तों होती है आपकी सीजीएसटी। क्या होती है भाई? एक होती है आपकी सीजीएसटी और एक होता है आपका एसजीएसटी। जो सीजीएसटी होती है केंद्र सरकार के लिए होती है और ये राज्य सरकार के लिए। सेंट्रल गुड सर्विसेज टैक्स और ये स्टेट गवर्नमेंट गुड सर्विसेज टैक्स, ये आपके राज्य के लिए होता है भाई, ये राज्य सरकार के लिए। और ये आपके भाई केंद्र सरकार के लिए। ये किसके लिए होता है? तो ये होता है आपका केंद्र सरकार के लिए। जबकि दोनों के लिए 28% जीएसटी लगती है भाई। सभी को पता है कितनी परसेंट? 28%। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि केंद्र सरकार यहाँ पर भी दिया और राज्य सरकार, ये दोनों के द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा जो सभी वस्तुओं एवं सेवाओं कर पर लगेगा। तो 28% जीएसटी आपकी केंद्र पे लगती है और 28% ही आपकी एसजीएसटी स्टेट पे लगती है। तो भारतीय संविधान को आर्टिकल 279A आपके वस्तु एवं सेवा कर कह सकते हैं कि ये जीएसटी से संबंधित है। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट एक प्लस पॉइंट निकल के आता है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है कि बताएगा कि भारत का कौन सा आर्टिकल जीएसटी से संबंधित है? तो आर्टिकल 279A बताना है। संविधान संशोधन पूछा जाए तो 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी कब लागू की गई? तो 1 जुलाई 2017 को बताना है। जीएसटी सबसे पहले किस देश से ली गई? तो फ्रांस से। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? तो भाई ये आपके 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था भाई? 1976 में जोड़ा गया। भारत सरकार ने किस वर्ष एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष संवैधानिक स्थिति का रद्द कर दिया गया था? तो भाई ये आपका 2019 को। कब दोस्तों? 2019 बताना भाई, ऑप्शन नंबर डी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भारत के उच्च सदन, भाई मैंने अभी आपको बताया कि उच्च सदन किसे कहा जाता है भाई? जहां कहीं पर भी उच्च सदन की बात हो तो वहां पर भी आपको राज्यसभा समझना है। क्या समझना भाई? राज्यसभा। और जहां कहीं पर भी निम्न सदन की बात हो तो वहां पर लोकसभा। तो भाई उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया था और अगले दिन 6 अगस्त 2019 को इसे लोकसभा द्वारा यानी कि किसे निम्न सदन द्वारा पारित कर दिया गया था। राष्ट्रपति उस समय कौन थे भी? रामनाथ कोविंद। और इन्हीं के द्वारा इस अधिनियम को 9 अगस्त 2019 को स्वीकृति दे दी गई थी। वर्तमान में तो सभी को पता है भी द्रौपदी मुर्मू हैं। इस अधिनियम द्वारा तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया और इस अधिनियम के प्रावधान से 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिए गए। अगला पॉइंट है भाई किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके सलाह पर की जाती है? भाई यहाँ पे बात किसकी हो रही? मंत्रिपरिषद की। तो इसकी नियुक्ति भाई मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाती है। किसके भाई? तो आप कहोगे सर इसकी नियुक्ति जो है ये मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। सरकार के संसदीय रूप का कौन सा मॉडल इस संसदीय रूप को किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन में पूछा है।
साम्यवादी, धर्मतंत्र, धनिकतंत्र और वेस्टमिंस्टर। भाई इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि वेस्टमिंस्टर ऐसा शब्द लगता है कि जैसे ये होगा नहीं। तो भाई हमें धर्मतंत्र और साम्यवादी ऐसे ही शब्दों को लगाते हैं ना, क्योंकि ये भाई आपके संवैधानिक तौर पर ये शब्द मिलते जुलते हैं। लेकिन भाई इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, इसको कहते हैं वेस्ट मिंस्टर कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? भाई वेस्ट मिंस्टर, जो कि सरकार के संसदीय स्वरूप के मॉडल को निर्धारित करती है। भाई आइए बात करते हैं कि वेस्टमिंस्टर मॉडल होता क्या है। वेस्टमिंस्टर जो मॉडल ये शासन की लोकतांत्रिक एक संसदीय प्रणाली है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। और इस व्यवस्था का नाम जो है लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर से आता है, तभी इसका नाम वेस्टमिंस्टर रखा गया, जो एक ब्रिटिश संसद की सभा स्थल है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। याद रखेंगे भाई, ठीक है। जब पूछा जाए कि जो वेस्टमिंस्टर मॉडल ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो यूनाइटेड किंगडम आपको बता देना है। अगला पॉइंट है कि चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है। भाई देखिएगा, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? एक राजनीति की बात हो रही है। जब राजनीतिक में जब लोग शामिल हो जाते हैं, एक समूह बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल कहा जाता है। ये एक बेसिक क्वेश्चन था जिसे हम अपने आप से बता सकते थे। ऐसे संगठन या लोगों का समूह जो समान दृष्टिकोण रखते हैं, वो संविधान के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो आपके राजनीतिक दल कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना, पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ऐसी प्रथाओं पर त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। तो भाई हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तो भाई बेसिक क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है, और इसका अर्थ है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। एक स्वतंत्र भाई क्या होनी चाहिए? एक न्यायपालिका होनी चाहिए जिसके आधार पर कानून का शासन बन सके। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो याद रखिएगा, ये 1952 में आई थी। कब आई थी? 1952। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो पहली निर्वाचित संसद है ये निम्नलिखित में से कब अस्तित्व में आई? तो आप कहोगे सर ये 1952 में आई है। क्लियर? चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट है, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। जो दोस्तों भारतीय संसद है ये भारत की सर्वोच्च विधायी निकाय है, और भारतीय संसद में राष्ट्रपति आपके दो सदन, एक तो राज्यसभा जो कि उच्च सदन कहते हैं, और दूसरा लोकसभा जिसको निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा में राज्यों की परिषद और लोकसभा में लोगों का सदन। ये एक नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव 1951 और 52 में आयोजित किए गए थे, और प्रथम निर्वाचित संसद जो है ये अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का जो सिद्धांत है ये नहीं है? तो वो है दोस्तों आपकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करना। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 183 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? तो भाई वो है आपकी रिट। और रिट भाई कितने प्रकार की होती है? तो आप कहोगे सर ये होती है 5 प्रकार की, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था? आपको परमादेश बताया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण बताया था, अधिकार परीक्षा और प्रच्छलेख। तो ऐसे भाई आपके क्या होते हैं? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम मौलिक अधिकार भाई की रक्षा के लिए भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। यहाँ भी देखो आपको ये पॉइंट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में भारतीय संसद की नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया गया। तो ये दिसंबर 2019 में। कब दोस्तों? दिसंबर 2019 में यह कानून दोस्तों जो है आपका पारित किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता का त्वरित मार्ग प्रदान करके नागरिकता अधिनियम 1955 में इसमें संशोधन किया गया था। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाएंगे भाई। जो स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन हुआ था
ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। कब दोस्तों? जब ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में ये देश में आंतरिक आपात की घोषणा इन्होंने ही की थी। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइएगा कि देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा किसने की थी, तो याद रखिएगा, तो ये इंदिरा गांधी ने की थी। कब की थी? तो आप बताएंगे सर 1975 में की थी। कब? 1975 में देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने की थी। यहाँ पे एक पॉइंट है कि 1976 में मौलिक कर्तव्य के बारे में सिफारिशों के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति का स्थापना की गई या स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आप कहोगे सर 1/3 सदस्य। कितने भाई? 1/3 सदस्य, यानी कि 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। 40 से कम ना हो और 1/3 संख्या से अधिक नहीं हो। आगे दिया गया कि भारत में दंड प्रक्रिया संहिता यह किस वर्ष अधिनियमित की गई, यानी किस वर्ष इसे लाया गया? तो 1973 बताना भाई, ऑप्शन नंबर डी। कब? 1973 में लाया गया, ऑप्शन नंबर डी। दंड प्रक्रिया जो संहिता ये 1973 में भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए निर्मित दंड की प्रक्रिया है और दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है CRPC। CRPC इसी को भाई धारा के नाम से भी जानते हैं भाई। CRPC मतलब धारा। तो दंड संहिता भाई ये संबंधित किससे? भाई धाराओं से संबंधित है। राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? भाई यहाँ पे बात हो रही राज्य विधायिका की, तो जो निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे सर उसे विधानसभा कहा जाता है। और विधान परिषद को क्या कहते हैं भाई? इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे उच्च सदन। इसको क्या कहते हैं भाई? उच्च सदन कहते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका राज्यसभा और जिस प्रकार से आपका राज्य विधायिका निम्न सदन है, उसी प्रकार से विधान परिषद उच्च सदन है। और लोकसभा को क्या कहते हैं भाई? मैंने आपको बताया था, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके एक ही जगह मिल गए भाई। और राज्यसभा को क्या कहते हैं भाई? तो राज्यसभा को आप कहोगे सर राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको उच्च सदन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसके लिए। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे, 4 क्वेश्चन। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, 4 क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से बना के पूछ सकता है। तो यहाँ से क्या आपके डाउट क्लियर होंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिएगा, ले लिया होगा भाई आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया? ये मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछली क्लासों को यदि आपने नहीं देखा तो देख लेना। 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। ये आपके 42वें संविधान संशोधन में भारत के संविधान को मिनी संविधान कहा गया। आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम अपनी क्लास को साथी ओवर करते हैं। और कल आपका जो भारतीय संविधान का जो टॉपिक है दोस्तों, ये हम कल की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। कल से आपका ये जो पॉलिटी का चैप्टर ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहेंगे। ठीक है भाई? तो परसों से हमारी अर्थव्यवस्था का चैप्टर स्टार्ट होगा और कल इस क्लास को दोस्तों, इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे पेज बाय पेज। क्वेश्चन नंबर 190 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था, वो था पंथ निरपेक्ष। इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द जोड़ा गया था। और इससे थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें जस्ट उल्टा पूछा था कि जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन। तो एग्जामिनर करता क्या है, क्वेश्चन वही रहते हैं, बस उनको दोस्तों कभी क्वेश्चन का आंसर बना के पूछता है, कभी आंसर का क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। तो बस यहीं से दोस्तों क्या है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं भाई आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने दोस्तों जितना पढ़ा अपने आप में एक अच्छा कंटेंट पढ़ा, अच्छे क्वेश्चंस तैयार किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको लगभग 70 से 80% पॉइंट तो आपको इस क्लास में ही चीज़ों को याद हो गया होगा। लेकिन भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए प्रैक्टिस है। तो भाई इस क्लास को आप लोगों ने देखा, अच्छे से पढ़ा, तो भाई इस क्लास को दोबारा से ज़रूर कर लेना ताकि आपको चीज़ें सामने आती रहें, समझते रहें और इन चीज़ों को भूलें ना। और नोट्स आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना बना लो, लेकिन नोट्स बनाना ही ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। क्योंकि भाई लोग क्या करते हैं, भाई नोट्स तो बहुत अच्छे अच्छे बना लेते हैं, लेकिन भाई नोट्स बना तो लेते हैं लेकिन उनका कभी रिवीजन ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? उन्हें लगता है कि भाई नोट्स बनाते रहेंगे, जितना हम लिखते हैं उतना चीज़ें में याद हो जाती हैं। लेकिन जब रिवीजन नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि उन चीज़ों को आप, पीछे वाली चीज़ों को आपने जितना लिखा वो भूल जाओगे। तो इसलिए जितना आप नोट बनाओ,
जितना भी नोट्स बनाओ, अब ये नहीं कि नोट्स बनाते रहो दिन भर, जितना बनाओ लेकिन उतना क्लियर भी तो होना चाहिए। यदि आपने आज 2 पेज नोट्स बनाए हैं तो उन 2 पेजों को भाई आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। नोट्स बनाना उसी को कहते हैं, समझ गए ना। फिर तो भाई आपका टाइम पास है कि नोट्स बना रहे हो, रिवीजन कर नहीं रहे हो, तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो फ़ायदा लेना है तो नोट्स बनाओ और उसका रिवीजन करो, उतना ही लिखो जितना आपको लगे कि हम इतना पॉइंट आज याद कर सकता हूँ, और उसका ठीक वीकली वीकली रिवीजन भी करते रहो। तो चलिएगा दोस्तों, कोई भी किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी बातें पूछनी, तो कमेंट आप लोग छोड़ देना। जब भी मुझे समय मिलेगा तो कमेंट का मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और क्लास कैसी लगी भाई आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो भी वीडियो को लाइक कर देना। यदि चैनल पर विजिट किए हो पहली बार, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो आपको रेड बटन दिख रहा है उसको प्रेस करके ऑल पे ऑन कर लेना, ताकि आपको सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, तो आज के इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।